अक्सर बेशतर हम अपने घरों में ये बात सुनते हुए आए हैं, खासकर बड़े बूढ़ों से, कि आज पाँव में दर्द हो रहा है। कल उठे तो उन्होंने कहा जी आज मेरा सर बहुत भारी है। कभी शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है। गर्ज ये कि हम ये सुनते ही रहते हैं, और आजकल बड़े बूढ़े क्या, जवानों से भी, बच्चों से भी, कि जनाब हड्डियों में दर्द हो गया है, कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है, विटामिन D3 बहुत कम हो गया है बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर, दूध ज्यादा पिया जाए। एक जमाना था लोग बाकायदगी से सुबह शाम दूध पिया करते थे। उनकी जो रूटीन थी, उनका जो फूड था, उसके अंदर कंपलसरी था कि वो नाश्ते में जरूर दूध पियेंगे और सोने से पहले जरूर दूध पियेंगे। दही का इस्तेमाल बहुत करते थे। लेकिन अब वो जमाना आ गया है कि हम इन सारी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता हटते चले गए, और वक्त ये आ गया कि हम AC के अंदर बंद होकर रह गए। धूप से हम निकलना पसंद नहीं करते कि धूप लगेगी तो हमारा रंग कम हो जाएगा या रंग जल जाता है। खासकर जो हमारी ख़वातीन हैं वो इस तरह की बातें सोचती हैं, और हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम जो है ना तो धूप ले पाते हैं, ना हमारी हड्डियों को प्रॉपर कैल्शियम मिल पाता है, क्योंकि हम वो फूड ही इंटेक नहीं करते जिसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों को प्रॉपर मिले। उसकी वजह से होता है कि वक्त से पहले हम पर बुढ़ापा आना शुरू किया, वक्त से पहले हम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गए, हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं। और समटाइम्स जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी कमज़ोर भी होते हैं। उसका रीज़न भी यही होता है कि वो माएँ जब उस दौरान में हामला होती हैं तो उस दौरान में वो उस तरह से कैल्शियम विटामिन D3 का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, और नतीजा क्या निकलता है, बच्चे भी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर निकलते हैं। समटाइम्स बच्चों को देखा ये गया है कि उनके पाँव मुड़े हुए होते हैं, कुछ हड्डियाँ टेढ़ी टेढ़ी सी होती हैं, ये भी सारी सूरत हाल होती है। इसी तरह का आज मौजू है कि हमारे हाथ पाँव में दर्द क्यों होता है, हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, और हमें करना क्या चाहिए, और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिसको हम फॉलो करें तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकें और एक हेल्दी लाइफ हम गुजार सकें। उसके लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में आज जिस माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है वो हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर मोहसिन आजम। डॉक्टर मोहसिन आजम को हम वेलकम टू द शो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। कुछ दर्द वर्द ये वो कुछ नहीं है हड्डियों में? मैं तो यूजुअली ट्रीट करता हूँ। अच्छा। लेकिन भाई डॉक्टर भी तो इंसान होता है, उनके भी तो दर्द हो सकता है। That's true, है ना? बिल्कुल सही बात। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो दर्द होता है हड्डियों में, जिसको हम कह देते हैं कि अच्छा शायद 40 साल से ऊपर उम्र हो गई है इसलिए होता जा रहा है, डॉक्टर से हम सुनते हैं कि जी कैल्शियम की कमी हो गई है आपकी हड्डियों में, या फिर हमारे बड़े बूढ़े, नॉर्मली बड़े बूढ़े, या आजकल तो मैंने देखा है कि घर में जो बच्चे खेल कूद के जब शाम में वापस आते हैं तो कहते हैं पाँव में दर्द है। तो ये क्या, ये दर्द की अक़साम क्या है और ये है क्या सारा माजरा? आधे से ज़्यादा काम तो आपने अपने इंट्रो में कर दिया। अच्छा। लेकिन यू वेरी राइटली सेड एंड पॉइंटेड आउट कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम पहले हमारे लिए उससे एक्सपोजर था और अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जैसे कैल्शियम की कमी है, वो क्यों है? क्योंकि मिल्क इंटेक कम है, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कम है, और जो है भी आई एम नॉट इवन श्योर कि वो दूध अब उस तरह प्योर मिलता है जैसे पहले मिला करता था। अब तो गाय को इंजेक्शन लगा के दूध की जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। कई बातें जो है वो सामने आएंगी। दूसरा ये कि जो सनलाइट का एक्सपोजर है उससे विटामिन D जो है बॉडी में वो एक्टिवेट होता है और बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। तो सनलाइट का एक्सपोजर कम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंडोर। अब हम लोग घर के अंदर रहते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी कवर्ड है, खेलने के लिए बहुत ही कम टाइम है, और लोग इतने बिजी हैं कि बाय टाइम उनके पास कोई एक्टिविटी करने का टाइम होता है तो वो शाम का ऐसा टाइम होता है कि ना आप सूरज है तो ना कुछ है। मोस्टली ऑफिसेज में सारा टाइम गुजर जाता है जो कि इफेक्टिव टाइम है जिस वक्त आप सनलाइट ले सकते हैं। दूसरी हमारी जो क्लोथिंग है वो हमारे रीजन में इस तरह के जैसे आपका एक्सपोजर मिनिमम है, सिर्फ आपके हाथ और सर ही एक्सपोज होता है, और तो जो सनलाइट आती भी है वो भी बिल्कुल ही मिनिमल एक्सपोजर है, क्योंकि जितने सरफेस ऑफ स्किन के ऊपर जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उसी से ही लेकिन एक जो हमारी ख़वातीन का आम कॉन्सेप्ट होता है कि हम धूप में निकलेंगे तो हमारा रंग काला हो जाएगा। ऐसा क्यों है? जबकि मैं ये देखती हूँ कि मेरी दादी नानी के ज़माने में ख़वातीन धूप में आंगन में सहन में बच्चों को लेके बैठा करती थी, उनकी मालिशें किया करती थी, खुद धूप में बैठा करती थी, लेकिन कभी उनके रंग कम नहीं हुए, वैसे ही गोरी चिट्टी रही। हाँ, थोड़ा सा अफेक्ट होता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन, और बार बार जो एक्सपोजर होता है उससे बॉडी के जो स्किन के अंदर सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी पिगमेंट बनाते हैं, जिससे हल्का सा रंग जो है वो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक गोरा आदमी जो है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो ये तो नोन चीज़ है, लेकिन वो आई थिंक कि मीडिया का उसके ऊपर इतना वो है, मतलब
इतनी effects, प्रोडक्ट इतने- की पॉपुलर करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए होता है कि Exactly. जी रंग काला हो रहा है, ये लगा ले, ये लगा ले, उस वजह से खवातीन और डिस्टर्ब हो और गई आपको हैं। पता है कि वो जो आइडियलाइजेशन है जी। कि गोरा रंग होना गोरा चाहिए, रंग तो होना चाहिए, नाक नक्शा कुछ नहीं है, बस लड़की का रंग गोरा हो। सारी माएँ ये ऐसे ही ढूंढती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं सुहेल रजा साहब, उनसे बात करते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती की एक अहम एलिमेंट हमारे कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल रजा साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। मेरी डॉक्टर साहब से बात करवाइए। जी जरूर, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक ऐसा मसला पूछा है बहुत से लोग नहीं पूछ पाएंगे। मैं इस मसले से गुजरा हूँ। मेरा बेटा आज से कोई 14-15 साल पहले पैदा हुआ, तो उसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम में उसके पास टेलीफिजिकल वायरस था और उसको ट्रैकियोला फिस्टुला था। तो जो आपसे कंसर्न रिलेटेड बात है वो ये है कि उसके पैर मुड़े हुए थे। डॉक्टर ने पहले डिसाइड किया इसको हम प्लास्टर कर देते हैं। 6 महीने प्लास्टर बजा रहा और उसके बाद कोई साल भर के बाद शायद खुला है प्लास्टर, तो पैर बारीक हो गया, वो चला नहीं जा रहा था उसका। फिर डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी करते हैं। उसकी 6 सर्जरीज हो चुकी हैं आज तक, अब 16 साल का है, लेकिन अभी तक उसके पैर सीधे नहीं हुए और वो बेचारा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है। तो आप मुझे कुछ गाइड कीजिए कि ये एक तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या जेनेटिक रीजन है, क्या इसके लिए कुछ प्रिवेंशन हो सकती है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल रही है चीज, और जिसको क्लब फीट भी कहते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये हो जाए तो फिर क्या इक़दाम लेने चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुहेल रजा साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपके बेटे को भी एक हेल्दी लाइफ अल्लाह ताला अता फरमाए। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है टेलीपीज इक्वाइनोवायरस के बारे में, जी। जिसको हम लोग नॉर्मल जबान में क्लब फुट कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पाँव पाँव जो है वो टेढ़े अंदर हुए की होते हैं, तरफ अंदर की तरफ होते हैं। हाँ, मुड़े हुए होते मुड़े हैं। हुए अब होते हैं। इसकी बहुत सारी कॉजेज हैं। जी मोस्टली जो हम लोग देखते हैं जो कि सिर्फ टेलीपीज इक्वाइनोवायरस होता है, वो बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। समटाइम्स इट्स पोजिशनल, बिकॉज बूम राउंड होता है, उसके अंदर पाँव की पोजीशन ऐसी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके पाँव जो है वो अंदर की तरफ बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऐसे अच्छा। होते हैं। जिस तरह की सिचुएशन ये बता रहे हैं जिसमें और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, तो ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। जो ये क्लब फुट होता है, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट बनिस्बत वो कि जो सिर्फ अकेला क्लब फुट होता है। अच्छा, तो इस तरह के जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, कई बार इनको मल्टीपल जो है वो ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि पहले कि प्लास्टर operations हुआ, हो फिर चुके हैं। ऑपरेशन हुआ। हाँ। लेकिन जो खाली एक इडियोपैथिक यानी कि बगैर किसी वजह के जो क्लब फीट हैं या पोजिशनल हैं, वो यूजली प्लास्टर ट्रीटमेंट से बहुत अमीनेबल होते हैं और मोस्टली वो प्लास्टर ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, प्लास्टर ट्रीटमेंट की तरफ रिकमेंडेशन ज़्यादा है कि आप ज़्यादातर बच्चों के जो है ये ट्रीटमेंट करें। उसकी कुछ लिमिटेशन है कि अगर तो अर्ली ऑन शुरू करें तो इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा। लेकिन अगर एज थोड़ा बढ़ जाए और फिर आप शुरू करें तो समटाइम्स इट्स bones नॉट एज strong हो इफेक्टिव। जाती हैं इस एग्जैक्टली, वजह से। बिकॉज छोटे अगर आप बोन्स को एक पोजीशन में रखेंगे तो वो दे विल ग्रो टू दी पोजीशन दैट यू हैव ब्रॉट देम इनटू। लेकिन अगर थोड़ा एज हो जाती है तो फिर उनको ऐसे मोल्ड करना मुश्किल होता है, जी। सर्जरीज करना पड़ती हैं जी। उसके लिए। जी, लेकिन ये कि वो बच्चा जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे कि वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हो उनको क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए डॉक्टर साहब के, जिसकी वजह से उनके बच्चे हेल्दी पैदा हों, उनको कोई बोन्स का प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये बात, और दूसरी ये कि वो बच्चा साइकोलॉजिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं शाइस्ता, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। शाइस्ता जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड जी सर। और मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है नीचे से वो कंप्रेस हो रही है। किसकी हड्डी? किसकी हड्डी? रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी। जी अच्छा। जी, स्पाइनल कॉर्ड जो है मेरी वो कंप्रेस हो रही है। तो वो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तकरीबन 1 साल से, अच्छा, लेकिन मुझे कुछ वो नहीं है। जहाँ मैं दवा छोड़ती हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है वो प्रॉब्लम फिर शुरू आता है, और डॉक्टर ये कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है और वो खत्म, मतलब ऐसा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो उसकी वजह से ये होता है कि मेरी राइट लेग जो है वो बिल्कुल, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा ना कनेक्शन ही नहीं है ना बॉडी से उसका। तो आप प्लीज मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा शाइस्ता, अपनी एज कितनी बताई है? 42। 42। ठीक है शाइस्ता, यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शाइस्ता के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा।
वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाइस्ता से, हमारी कॉलर से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन आजम साहब। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि इससे पहले कि हम शाइस्ता की बात कंटिन्यू करें, मैं जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मेमन हॉस्पिटल जो महकमा मौसमियात से आगे है कराची में, तो वहाँ पर आप बता रहे थे कि अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो जो है मेमन हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब का नाम लें, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है डॉक्टर साहब 70% 80% तक भी डिस्काउंट दिला सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसका इलाज करना, तो आप बेशक जाइए, ये आपका हक बनता है। और ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर हॉस्पिटल है, जो कि आपकी खिदमत के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल, मैं सही कह रही हूँ? तो डिस्काउंट मैं नहीं देता, बट इट्स अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो हर वेलफेयर सिस्टम इज एज सच कि वी आर ट्राइंग टू ट्रीट people without their looking into their ability to pay or caste or creed, जो भी आते हैं हम उसकी जो है according to their need we can help them। मतलब वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि जी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जी उसके लिए we have a proper department to handle, we have a proper department to handle that। we come under Maiman Health and Education Foundation, जिसके अंडर ये हॉस्पिटल आता है, तो it's the welfare by them। शाइस्ता का सवाल हम बाद में करेंगे, पहले हमारे साथ एक कॉलर है, आपकी इजाजत है उनसे बात करने की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। तनवीर साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं तनवीर चौधरी एडवोकेट बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तनवीर साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं कभी कभार कॉल करता हूँ और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके तौर से आपके अदारे को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो फुली आप पब्लिक को अवेयरनेस भी देते हैं और उनको पार्टिसिपेट का मौका भी देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, बजाय कि दूसरे मीडिया की तरह सिर्फ एक बड़े लोगों को जिनका सो कॉल बड़े हैं या पॉलिटिशियन है उनको बैठा दिया जाता है और उनको कहा जाता है ये जी आप इनका प्रोग्राम देखें। एनी हाउ, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि ये जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है अक्सर 30-35 साल की एज के बाद कुछ लोगों में या अक्सर लोगों में घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्योर क्या होगा? मतलब खुराक में कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लेके तो हम हैवी मेडिसिन से बच सकते हैं? और दूसरा ये है कि इसके बारे में एक परसेप्शन है, क्योंकि मेडिकल में और मतलब कानून में और इतनी क्या उसको कहते हैं, शर्म कोई नहीं, कहते हैं कि कोई इसमें मैरिड लाइफ में एक्सेस ऑफ मिलन या मिलाप जो मियां बीवी का होता है उसका भी अमल दखल होता है घुटनों की तकलीफ में। ये परसेप्शन गलत है या सही है? ये तो इसका इलाज जर्नल बता दें, और दूसरा ये जो परसेप्शन है गलत है या सही है? जी थैंक यू तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम शाइस्ता की बात करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ वो इंतजार कर रही होंगी काफी देर से। शी इज 42 और वो बता रही हैं कि उनके जो है बैक एक है जी, बैक जो कि उनकी एक टांग भी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, और वो सुन हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो जिस्म के अंदर है ही नहीं सीधी टांग। सो व्हाट दैट साउंड्स लाइक इज के उनकी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड जो है 1 साल से वो इलाज भी करा रही है डॉक्टर साहब? जी। तो स्पाइन जो है वो पूरी बेसिकली बोन और सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनती है। बोन तो आप वर्टिब्रीज होती हैं बॉडी में, जिसको मोहरा बोलते हैं उर्दू में, और उसके दरमियान में डिस्क्स होती हैं, ठीक है। अब डिस्क के पीछे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हराम मगज बोलते हैं, वो गुजर रहा होता है। अब कभी कभी ड्यू टू सम एक्सेसिव फोर्स वो जो उसकी डिस्क है वो स्लिप करके पीछे आ जाती है और वो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करना लग जाती है। जिस जगह पे ये प्रेशर होता है वहाँ से जो भी जगह को वो सप्लाई कर रही होती है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि जो मूवमेंट है और जो सेंसेशन है वो लेकर जाती है, तो जिधर भी प्रेस कर रही होती है उसके अलॉन्ग दर्द होती है, ठीक है ना। ये जो दर्द ये बता रही है इसको शियाटिका बोलते हैं। अच्छा, शियाटिका, ठीक है ना, उर्दू में इसको अर्कुन्निसा कहते हैं। अर्कुन्निसा का दर्द, बिल्कुल। तो अगर इनकी खाली एक्सरे नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए कि MRI हो, उससे देखें कि डिस्क जो है वो किस पोजीशन में है। अच्छा। कुछ डिस्क तो ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ रिजॉल्व हो जाती हैं पेन मेडिकेशन के ऊपर, और अगर ऐसा है कि प्रोलॉन्ग्ड इनसे चला नहीं जा रहा है, इनको टांग में वीकनेस हो रही है और एहसास भी कम हो रहा है, तो MRI के बाद डिसाइड करना चाहिए कि अगर ऐसा डिस्क है जो ऑपरेशन के जरिए निकलती है तो उसको ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। लेकिन ये कि जो बैकबोन की ऑपरेशन होती है, जो डिस्क की ऑपरेशन होती है, तो उससे लोग बहुत डरते हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना, समटाइम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो ऑपरेशन अगर नाकाम हो गया तो पैरालाइज हो सकते हैं, जिंदगी भर आप व्हील चेयर पे और बिस्तर पे ही रहेंगे। तो क्या गारंटी है कि वो ऑपरेशन कामयाब हो? क्या ऐसा कोई है इलाज, और कामयाब के साथ साथ ये दर्द सही भी हो जाए? देखिए, जैसे कि कोई भी सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, लेकिन इन ट्रेंड हैंड्स जो लोग बिल्कुल ये काम करते हैं और इन आउट करते रहते हैं ये काम,
उनके लिए इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ही लो कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। अच्छा। जी जी। और ये मतलब जनरल परसेप्शन जरूर है कि आप कमर का ऑपरेशन कराएंगे तो आप पैरालाइज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, यूजली ऐसा वो होता बहुत ही नहीं। एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा ट्यूमर है या कोई ऐसे फ्रैक्चर्स हैं या इंजरी है जिसके अंदर इस तरह की चीज होती है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम जो और कि वो है। डॉक्टर को पहले से पता होता है, वो आपको पहले से बिल्कुल। इन्फॉर्म कर देते हैं जी, कि जी ऐसा मुमकिन है। लेकिन बैक एक के लिए जो स्पाइनल सर्जरी होती है वो एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है, और जब उसकी जरूरत के मुताबिक प्रॉपर इंडिकेशन से किया जाए, MRI जो आप कह रहे हैं जी वो जी, करवाना मतलब बहुत जो जरूरी भी है। इसकी हाँ। इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद जब प्रॉपर इंडिकेशंस पे करते हैं तो उसके जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर शाइस्ता आप कराची में रहती हैं तो फिर आप ये कीजिए कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कराची यूनिवर्सिटी से आगे जो महकमा मौसमियात का इदारा है उससे आगे आप जाएंगे तो फिर ये हॉस्पिटल है, मेमन हॉस्पिटल। यहाँ चले जाइए, डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, तो क्या पता अल्लाह ताला आपके लिए शफा इसी में रखा हो कि डॉक्टर साहब से आप मिलें और शफा हो जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं शाइस्ता। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनके बाद फिर हम तनवीर साहब का केस डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, आप खैरियत से हैं? जी जी, मैंने बात पूछना था कि मेरा मतलब मेरी एज 25 ईयर है। अच्छा। और जो है ना मुझे मेरी पहली बेबी जब हुई थी उनमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और मेरा नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई थी। उसमें मेरा ये होता कि बॉडी जो थी ना पूरे जिस्म जो है ना उसकी हड्डियाँ में कड़कड़ाहट शुरू हो गई थी। अच्छा। और अब दूसरी बेटी हुई है, वो सीजर से हुई है। उसके बाद से ये हुआ कि मेरी वेन्स जो है ना एक टांग की और एक साइड की वेन्स में खिंचाव महसूस होता है। काम वगैरह करूँगी या कौन सी टांग में खिंचाव महसूस होता है इरम? सीधी टांग जो है ना, सीधी टांग में खिंचाव महसूस होता है। अच्छा। हाँ जी। तो शायद मेरे ख्याल में वो मुझे कमर में इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। पहले तो टांगे सुन हो जाती थी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? सवाल मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगी कि मैं क्या करूं इसके लिए ना कि मेरी नसों में खिंचाव सा महसूस होता है। अच्छा ठीक है इरम, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है, ठीक है इरम, आप प्रोग्राम देखिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब को पूरी सूरत हाल समझ आ गई है और वो आपको अब बताते हैं कि इसका हल क्या होना चाहिए। तो पहले इरम की बात कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, बिकॉज इट्स अ सिमिलर थिंग जो हम अभी डिस्कस हाँ। कर रहे थे। आई थिंक शी हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम आल्सो, और उन्हीं लाइंस पे इसकी अर्कुन्निसा, इनको भी अर्कुन्निसा ही महसूस होता है। इट साउंड्स लाइक It दैट। sounds. लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जब स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं तो उसके बाद बहुत ही कम लोगों में इस तरह के प्रॉब्लम्स कुछ अरसे के लिए परसिस्टेंट रहते हैं। so, कभी कभी ये प्रोलॉन्ग होकर एक आधा साल तक भी ये बैक एक जो है एसोसिएट हो सकती है उसके साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो फिर वही बात है कि आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, वजह देखें। बस ये सोच लेना कि भाई इंजेक्शन लगा था सिर्फ इस वजह से दर्द है, मे नॉट बी। assumptions पे काम ना करें, ना कि करें। assume ना करें बिल्कुल। कि मुझे इंजेक्शन लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। Exactly। प्रॉपर जाके डॉक्टर को बताएं, दिखाएं डायग्नोज और- करवाएं, बिल्कुल, है ना? और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज करें। उसी हिसाब से। अच्छा, समटाइम्स हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे कि तनवीर साहब का केस अब हम लेकर आते हैं कि उन्होंने कहा कि घुटनों में दर्द जी। जो है वो घुटनों में दर्द, ये एक आम कॉमन सी बीमारी है आजकल। तो मैंने ये देखा है कि किसी भी कि- एज ग्रुप में ये Exactly। घुटनों का दर्द है। ये जरूरी नहीं है कि 40 क्रॉस कर जाएं या 50 क्रॉस कर जाएं तो घुटनों में दर्द हो। लोग ये करते हैं कि मार्केट्स में पेन किलर्स मिलते हैं, या फिर मुझे डॉक्टर ने पेन किलर लिख के रखा और जो मैंने इस्तेमाल किया मुझे घुटनों में फायदा हो गया। अब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा आप ये पेन किलर खा लें और आपके घुटने भी सही हो जाएंगे। चलिए जी, सबको लगा दिया उसी Exactly। पेन किलर खाने पर। तो ये बताइए कि ये घुटनों का दर्द बेसिकली होता क्यों है? क्या हम ये जो घुटने हैं हमारे, तो एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी थी कि घुटनों के कैप्स चेंज हो जाते हैं और फिर वो एक नौजवान आदमी की तरह घुटने वर्क करना शुरू हो जाते हैं। तो बाकायदा नए घुटने लगवा लीजिए आप अपने। ये क्या है? बिफोर आई स्टार्ट वो मैं आपका जवाब दूं, सबसे पहले मैं कहूँगा सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है ना वो नीम हकीम जो है वो असल में खतरा है जान है सारे। खतरा है जान, और वो हम वी आर यूज्ड टू ऑफ इट। बिल्कुल हैबिचुअल हो गए हम। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कहा जा रहे है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें फौरन, तो आपकी बात को भी मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से।
वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले घुटनों के दर्द के हवाले से, और ये एक कॉमन मसला है और हर घर में किसी न किसी को घुटने का दर्द जरूर होगा। तो इस पर हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनकी सुन लेते हैं कि आखिर उनके साथ क्या मसला है, फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके सवालात के जवाब भी देते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है हमारे साथ? मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ क्लिफ्टन कराची से। जी मिसेस शकील, सब खैरियत है घर में? जी खैरियत है। मुझे डॉक्टर मोहसिन से कुछ डिस्कस करना था। जी डॉक्टर मोहसिन आजम सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे हस्बैंड 31 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। और उनको आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है 3 मंथ बैक। जी जी। तो उनका RS फैक्टर हमने टेस्ट कराया था, इट इज अबाउट 328। अच्छा। अच्छा। तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, फिर उन्होंने हमें स्टीरॉइड्स और एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट दिया ना। तो अच्छा। फिर किसी और डॉक्टर से भी, हमारी फैमिली डॉक्टर ही है, फिर उन्होंने हमें थोड़ा मिसगाइड किया, मतलब स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, फिर हमने किसी दूसरे फिजिशियन को भी दिखाया, उन्होंने कहा कि जो है वो एंटी कैंसर जो कीमो, मतलब क्या नाम है, मेथोट्रेक्सेट टैबलेट वो दी है। जी जी। तो मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इससे रिलेटेड कि मतलब, क्योंकि अपनी ही बात करते हैं, तो मतलब हमें किस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं आपसे कंसल्ट करके अपने हस्बैंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराऊं। जी ठीक है मिसेस शकील, आप ठीक है मिसेस शकील, आपकी सारी बात समझ में आ गई डॉक्टर साहब को। और मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मेमन हॉस्पिटल है जो कि कराची यूनिवर्सिटी से आगे जाएंगे, महकमा मौसमियात, उससे भी आगे जाएंगे तो फिर लेफ्ट साइड पे आपको मेमन हॉस्पिटल मिलेगा। वहां पर डॉक्टर मोहसिन आजम आपको मिल सकते हैं, तो आप वहां जाकर चेकअप भी करा सकती हैं। लेकिन हम ये करते हैं कि फिल वक्त एक जनरल सा आप इनको बता दें कि एक तो ये जो वर्ड है ना एस्टेरॉइड्स इस्तेमाल कीजिए, तो ये वर्ड आमतौर पर सुनने में आया है, तो ये है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट बाय, पहले उनका भी जवाब दे देते हैं और ये मिलकर देते हैं कि जो कि हमें ये घुटनों के दर्द है, आर्थराइटिस, आप वर्ड सुन रहे हैं अभी। अच्छा, आप तनवीर साहब वाली बात को जी जी, दोनों बातें इकट्ठे हैं कि आर्थराइटिस जो है वो 2 किस्म के हैं। एक तो जो है एज के साथ जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं कि जब हम चलते हैं थोड़े से जो घुटने हैं वो घिस जाते हैं टाइम के साथ, बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है ना, जैसे और चीजें हैं चलने से वो हो जाती हैं, इसी तरह घुटनों में भी है। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, ठीक है। और जिस जोड़ के दर्द की ये बात करी है जो कि अर्ली ऑन एज में ऐसा है जिसके जॉइंट का कार्टिलेज खराब होता है, जी जी जी, इसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, ठीक है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डिजीज सिस्टम। तो ये तो बहुत कम लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, लेकिन the people will face osteoarthritis at some point in their life। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाएगी उसी तरह जो है वो घुटनों के अंदर एक लुआब होता है, वो कम होता चला जाता है और उसकी वजह से जिस तरह एज आगे जा रही है थोड़ा नजर कमजोर हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, बाकी जो है जिस्म में ताकत वैसी नहीं रहती जैसे पहले, इसी तरह जोड़ों में भी नहीं रहती है। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका वेट क्या है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं। जितनी स्ट्रांग बोन होगी उतने स्ट्रांग जॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर आपका वेट एक्सेसिवली ज़्यादा है, अपने जो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है और बहुत अरसे तक ऐसा रहेगा, ज़ाहिर है मैकेनिकल चीज़ है, उसको आप ज़्यादा लोड करेंगे वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ वन रीज़न कि हम बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं, बिकॉज देख रहे हैं टाइम के साथ ओबेसिटी जो है वो आप कॉमनली देख रहे हैं, लोग ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हर दूसरा शख्स है, हर घर के अंदर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। तो और फिर लाइफस्टाइल ऐसा है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नोबडी इज वॉकिंग। हर कोई जो है वो घर में सोफे के ऊपर बैठा हुआ हमारा शो देख रहा है। That's a great thing। Yeah, exactly। And people are not walking। तो पहले मॉर्निंग वॉक का कॉन्सेप्ट था वो कम होता जा रहा है। फिर डाइट में कैल्शियम का इंटेक कम है, इसी तरह बोन्स वीक हो रही हैं उसकी वजह से। और लोग जंक फूड खाने के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई एक चीजें जो हैं वो डिसऑर्डर का शिकार। बिल्कुल। एंड जंक फूड कंटेन्स लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पता नहीं है। मे बी हम 10 साल खाते रहे, उससे क्या इफेक्ट हो वो कहीं बाहर तो उसको स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं, हम ब्लाइंडली जो है वी आर जस्ट कंज्यूमिंग दैट। और उसकी वजह से एक तो ओबेसिटी बढ़ी है जो कि ऑब्वियस चीज़ है, पर उसकी वजह से और सब जो है जॉइंट डिजीज और ये कुछ बढ़ा है। दूसरा, इनके सवाल का जवाब देते हुए कि ये जिस जॉइंट आर्थराइटिस की बात करें, विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
ठीक है, उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो यूजुअली रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर बेसिकली सर्जन हु वी कैन फिक्स प्रॉब्लम्स विद द जॉइंट्स जो कि मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतना बढ़ गया है कि जोड़ इतना खराब हो गया कि अब उसके ऊपर जो है मेडिकेशंस असर नहीं करेंगी, तो वी कैन डू रिप्लेस देम। ठीक है, लेकिन उससे पहले यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट डन बाय रूमेटोलॉजिस्ट बिकॉज ये उनकी स्पेशलिटी है, सो इट्स ऑलवेज बेटर ट्रीटेड बाय देम। सो मेरा ये आइडिया होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को इनिशियली तो देख लेता हूँ, वी डायग्नोज एंड देन आई काइंड ऑफ ट्राई एंड रेफर देम टू पीपल हु आर एक्चुअली लेकिन मिस्टर शकील को ये चाहिए कि आपके पास एक पूरा उनका जो फाइल है वो लेकर जी, जी। आए, मेडिकल की जो फाइल उनकी इकट्ठी होगी, टेस्ट वगैरह सारे होंगे, वो लेकर आए, वो आपसे एक कंसल्ट कर लें। That's right. दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपसे कंसल्ट कर लें एंड आफ्टर द कंसल्टेशन फिर आप So we can रिकमेंड कर do देंगे आइदर या तो आप मेडिसिन लिख के दे देंगे, एक्सरसाइज बता देंगे, एहतियातें बता देंगे, या फिर आप टू दी अनदर जी डॉक्टर। जी, हाँ, उसकी वजह यही है कि शी इज गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज वो पहले एक डॉक्टर के पास जाती हैं, कोई कहता है कि भाई ठीक है इसको स्टेरॉइड चाहिए, कोई कहता है नहीं चाहिए, कोई कहता है ये जो जिस दवा की बात करिए मीथोट्रेक्सेट, वो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। अच्छा। राइट, कि मतलब ठीक तो नहीं करेगा लेकिन उसको मॉडिफाई कर देगा उसके कोर्स को। हाँ। नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या करेगा कि जोड़ को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली टिल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बट इन दवाओं से उसका कोर्स चेंज कर सकते हैं ठीक और है। वो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट है उसको बस स्लो कर एक सकते हैं। किसी डॉक्टर पे एतमाद करके उसके साथ दैट्स राइट, सो हाँ, somebody can उसको follow follow because करें। it's a long term disease, मे बी कंप्लीट क्योर नहीं होता लेकिन इसको स्लो डाउन कर सकते हैं Slow down प्रोसेस कर को टू अ सकते हैं। पॉइंट जहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाए, और क्योंकि अभी यंग एज है और अगर जल्दी हो जाएगा तो फिर देयर मोर प्रॉब्लम्स व्हिच विल फॉलो। एक हेल्दी लाइफ गुजारने में उन्हें आसानी होगी। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर वजाहत बात कर रहा हूँ डिफेंस से, कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, Thank you बहुत so much. इंफॉर्मेटिव है और काफी काम की बातें पता चल रही हैं। Thank you. और उसके साथ एक मेरा क्वेश्चन भी डॉक्टर साहब से, जी। कैन आई आस्क? जी जी श्योर, प्लीज गो अहेड। जी, मुझे एक तो आपने ये तो काफी अच्छा बता दी कि मेडिसिन जो है वो आर्थराइटिस के पेशेंट को क्यों जरूरी है और वो किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं जो कि मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स आते हैं पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर ने हमें वॉक करने को मना किया हुआ है और कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉक करने से बहुत फायदा है, तो काफी ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं कि वॉक करें या ना करें। और एक सवाल ये कि मल्टीविटामिन्स कंटिन्यूसली अगर आप लेते रहें तो इस आर्थराइटिस में कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत आपको कहते हैं ना कि आपके हाथ में शफा दे, कि जो मरीज आपके पास आए वो शफायाब होकर जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक तो मल्टीविटामिन्स जो हैं वो आर्थराइटिस में यानी कि जोड़ों की बीमारी में किस हद तक हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, और दूसरे ये कि वॉक करना या ना करना, ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। सो हमारे यहाँ जो है ना, हमारी सोसाइटी में मिथ्स हाँ। जो है वो असल इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो तो अफवाहें फैलती है ना, वो बड़ी बड़ी सूदमंद होती है। बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट्स आगे कहते हैं कि आपने तो बता दिया लेकिन हमारा हमसाया कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो पीपल फॉलो दैट, क्योंकि जाहिर है वो उन लोगों से आती हैं जो वर्क क्लोजर टू अच्छा, देयर वो हार्ट। वॉक करने के आदी नहीं होते और जब वॉक करते हैं तो फिर हमसाये की बात भी सच हो जाती है कि ज्यादा दर्द बढ़ गया। सही बात है। अच्छा देखें, जॉइंट्स जो हैं दे आर मेड टू वॉक। अगर हम इनको एक जगह पर रख देंगे और नहीं चलेंगे तो स्टिफनेस बढ़ेगी, और जब फिर उसके ऊपर एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे तो वो पेन भी करेगी। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर, लेकिन ये है कि हर एक्टिविटी की मॉडरेशन जो है दैट इज द की। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा करेंगे तो उससे अगर मतलब हम अगर सिर्फ घर के अंदर चलते थे और एकदम से आज जाके 5 किलोमीटर चलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि इट विल बिकम पेनफुल, जोड़ में भी दर्द होगा, कल मसल्स में भी दर्द होगा। तो मॉडरेशन में हर चीज़ अच्छी होती है। अगर आप वॉक नहीं करते तो यू कैन स्टार्ट बाय वॉकिंग जस्ट 10 मिनट्स अ डे, ठीक है, फिर उसको बढ़ा सकते हैं। स्लो वॉक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार बढ़ाते चले जाएं That's और जो है वो फासला भी बढ़ाते चले। इसीलिए मैंने क्वांटिफिकेशन जो है वो डिस्टेंस में नहीं, टाइम में की है। 10 मिनट एट योर ओन पेस। अगर मैं 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल सकता हूँ तो दैट्स फाइन, अगर मैं आधा चल सकता हूँ दैट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि जब तक मैं वो पहले 10 मिनट नहीं चलूंगा तो फिर आगे भी जो है वो मेरे जॉइंट्स में एक्टिविटी नहीं आएगी। सो नॉट वॉकिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। तो ना चलना है तो अच्छी बात ही नहीं है वो, और आपके जो जॉइंट्स जो हैं वो जैम हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल stiffness, हाँ, stiff हो stiffness, जाएंगे, exactly, बहुत ज्यादा stiffness सख्ती आ आएगी। जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात को हम आगे करते हैं कंटिन्यू, लेकिन ये कि एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर मोहसन से बात करा दें जी कीजिए जी सलमा। बोल रहा हूँ। डॉक्टर मोहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सलमा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें सबसे पहले तो। टीवी का वॉल्यूम बंद करें। मैंने आपसे पूछना था कि मेरे घुटने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे हाथों में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जी जी जी, हाथों में किस तरह तकलीफ होती है? उंगलियों में तकलीफ है, जी, कलाई में है? उंगलियों के जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, खासकर किस वक्त जैसे तकलीफ होती है? सुबह उठती हैं तब तकलीफ होती है ज्यादा, या कोई काम कर रही हूँ तब तकलीफ होती है? होती सुबह उठते हुए तो बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद हर वक्त ही होती रहती है। अच्छा ठीक है सलमा, आप प्रोग्राम देखिए मेरी दोस्त, आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उस बात को हम आगे लेके चलेंगे कि मल्टीविटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ये हम बात कर लें, आप क्या कहते हैं कि ये जो अक्सर मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिनको जब सुबह उठते हैं तो हाथ बिल्कुल सीधे नहीं होते, उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं और फिर वो आहिस्ता 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 सीधे होती हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। या फिर घर के मुख्तलिफ काम होते हैं, खवातीन आटा भी गूंथती हैं, खवातीन और दूसरी चीजें भी करती हैं, सालन पकाने का 10 चीजें काम करती हैं, लेकिन ये कि वो तकलीफ जो है ना उनको मुस्तकिल रहती है। मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लें, इसलिए मैं अपनी बात को भी ब्रेक कर रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम बात करेंगे कि मल्टीविटामिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर वजाहत ने मालूम किया था। दूसरे सलमा का प्रॉब्लम क्या है कि क्यों हाथों में तकलीफ हो रही है, खवातीन खासकर खवातीन को ज्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है घर के मुख्तलिफ कामों को जब वो कर रही होती है। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तस्लीम हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मल्टीविटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट है और वही कि हाथ जब सुबह उठते हैं तो बहुत सी खवातीन ये शिकायत करती हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले इसी से मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपसे मालूम करूंगी कि मल्टीविटामिन कितने इंपॉर्टेंट है। आजकल हर शख्स ने ये एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया है कि विटामिन खाने का ना, चाहे पता हो ना पता हो, बस मैं खा रही हूँ तो उसने भी देख के खा लिया, उसने भी खा लिया। लेकिन क्या करें, कॉल्स जो हैं इतनी लगातार आ रही हैं कि बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो एक कॉलर है, आपकी इजाजत है तो मैं उनसे बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं शमीम अख्तर। जी शमीम अख्तर साहबा, सब खैरियत है घर में? जी अरे अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ बंद है, बिल्कुल बंद है। अच्छा अच्छा, आवाज एको कर रही थी। जी क्या सवाल क्या करना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शमीम, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मेरे घुटनों में दर्द है, शुगर है मुझे। अच्छा। काफी अरसे 10-12 साल हो गए। अच्छा। और उसके बाद मेरी कंट्रोल रहती है, अब लो होने लग गई शुगर। और जो घुटने ना, मैं पहले होता था बहुत ज्यादा, फिर मैंने एक हकीम का मैं 6 हफ्ते में 4 हफ्ते में ठीक हो गई थी। अच्छा। फिर अब उन्होंने ये किया कि मेरा फिर जो घुटनों में नहीं वॉक करती हूँ, ज्यादा खड़ी हो सकती है ज्यादा देर। और दूसरा ये कि मेरे ना उठने बैठने में जरा पीछे जैसे दर्द होता है। अच्छा। सारी बातें। हाँ तो शुगर भी है, थायराइड भी है और बहुत कुछ है मुझे। ओहो, चलिए अल्लाह पाक आपको बहुत जिंदगी दे और सेहत दे। शमीम, आप प्रोग्राम सुनिए, आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। और अगर आप कराची में रहती हैं तो बेहतर ये होगा कि आप मेमन हॉस्पिटल जाके डॉक्टर साहब से मिल भी लें। डॉक्टर साहब अभी अब मेरे पास तो इतनी सारी बातें शुरू में हो गई हैं। एक तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि हम इसी बात से शुरू कर लेते हैं कि जो खवातीन सुबह उठती हैं तो उनको जो हाथ अक्सर कहती हैं कि सीधे नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हाथ को वो ऐसे कर करके सीधा करती हैं, फिर साथ साथ जब दूसरे काम कर रही होती हैं तो हाथ की जो ये जॉइंट्स हैं ना, ये तो बड़े नाजुक जॉइंट्स होते हैं, ये दर्द कर रहे होते हैं, कलाइयाँ दर्द कर रही होती हैं, ये दर्द कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? चलो मैं क्विकली रैप अप करने की कोशिश करता हूँ इसको। बेसिकली जॉइंट स्टिफनेस इज आल्सो पार्ट ऑफ, यही हम जो बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसका भी हिस्सा है। ठीक है, कुछ लोगों को जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं उनमें भी अर्ली जो है वो हैंड के जॉइंट्स में जो है वो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बेसिकली इसका तरीक़ेकार ये है कि फिजिकल थेरेपी जो है वो इन जॉइंट्स को मूव करें अगर उसके साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टिफनेस जो है वो ठीक हो जाती है। सुबह के वक्त बॉडी में थोड़ा सा वाटर ज़्यादा रिटेन हुआ होता है रात से, तो इसलिए ये जॉइंट्स ज़रा स्टिफ ज़्यादा महसूस होते हैं एज द डे गोज बाय। आप चलते वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं सोने से 2-3 घंटे पहले जो कुछ खाना पीना है खा पी लें, पानी पी लें, और सोते वक्त पानी पी के ना सोएं खासकर, है ना? हाँ, वो उसका कोई इतना आई डोंट थिंक उससे इतना कोई फर्क। और वो एक जो बॉल आती है जिससे पकड़ के इस तरह से एग्जैक्टली वो फिजिकल काफी रिलीफ देती है। जी, फिजिकल थेरेपी है। या आपके पास बॉल हो
या आप जो है हल्का सा वार्म वाटर के अंदर हाथ रख के उसको मूव करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो है ये सूदिंग चीजें हैं, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी हमारे पास जो मल्टीविटामिन है उनका बताइए कि मल्टीविटामिन कितने इफेक्टिव होते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, ठीक है। ये जो विटामिन होते हैं ये हर जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिकदार में होते हैं। इनकी कुछ मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है, अगर तो वो आप डाइट से मेंटेन कर सकते हैं तो देन दैट्स फाइन। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है हमारा डाइट भी कम होता जाता है, तो इट इज ऑलवेज गुड टू सप्लीमेंट योर डाइट विद सम काइंड ऑफ अ मल्टीविटामिन, ठीक है। तो दिन में एक ये होगा कि अपनी ग़िज़ा के अंदर हम जो है वो सब्जियां और फल इनको ज्यादा करें, और आजकल तो ककड़ी बड़ी अच्छी आई हुई है, खीरा बड़ा अच्छा आया हुआ है, तो वो इस्तेमाल करें। अच्छा, शमीम का जो सवाल था वो ये था कि उनको शुगर है और घुटनों में तकलीफ रहती है, बहुत मुख्तसर सा जरा सा गाइड करें। अगेन शी सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब और उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी है, क्योंकि उनको इधर उधर और भी जिसमें दर्द है, और थायराइड का भी मसला है। तो डायबिटीज के साथ बेसिकली बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, उसके अंदर जो मिनरल डिपॉजिट है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया यानी कि बोन में कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मतलब इतनी कमी है कि आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो चीज है, उसके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। शमीम को ये चाहिए कि अपने एहतियात से उठें बैठें और कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव करें, थोड़ा सा वॉक वगैरह करें, ग़िज़ा में एहतियात करें और शुगर को कंट्रोल में रखें। शुगर वैसे ही जो है वो हड्डियों को गला देती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज ब्रॉट टू यू बाय Kicks G1 और Kicks D1 available in Pakistan. प्यारी माँ, आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मॉम्स A product of Popular Group. Spread the message of love. Let's save our new generation.